उन्होंने यूज। तो गैलीलियो ने क्या किया कि सबसे पहले एक इंक्लाइंड सरफेस बनाया। ये इंक्लाइंड सरफेस हाईली पॉलिश्ड सरफेस था। फिर उन्होंने दूसरी साइड में अलग-अलग एंगल्स पे, ये देखो इसकी एंगल अलग है, इसकी एंगल अलग है, इसकी एंगल अलग है। अलग-अलग सरफेस पे इंक्लाइंड एंगल पे अलग-अलग उन्होंने सरफेसेस बनाई। जैसे मान लो कि ये सरफेस, पहला सरफेस है F1, दूसरा सरफेस है S2, तीसरा सरफेस है S3। इस तरह से उन्होंने अलग-अलग इंक्लाइंड एंगल्स पे उन्होंने अलग-अलग सरफेसेस दिए। सब के सब सरफेस जितना पॉलिश वो कर सकते थे उतना पॉलिश उन्होंने कर। अब उन्होंने क्या देखा कि जब इधर से बॉल को मूव किया गया, यहाँ पे रिलीज किया गया, तो ये बॉल नीचे आया, ठीक है, ये बॉल नीचे आया, ये बॉल नीचे आया। पहली वाली सरफेस पे जब उन्होंने चेक किया, पहली वाली सरफेस पे ये बॉल कितनी जिस हाइट तक मूव किया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पहली वाली सरफेस पे जो हाइट अचीव होती है वो एग्जैक्टली उतनी ही हाइट अचीव होती है जितनी हाइट से उसको रिलीज किया गया। मान लीजिए कि h हाइट से रिलीज किया गया, तो दूसरी जगह, दूसरी S1 सरफेस पे एग्जैक्टली वो उतनी ही हाइट तक पहुंचती है जिस हाइट से उसको रिलीज किया। अब उन्होंने क्या किया, S1 सरफेस को हटा दिया। अब S2 सरफेस पे उन्होंने फिर से यही एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि S2 सरफेस पे जब ये बॉल ऊपर मूव करती है, जैसे ये S1 पे मूव कर रही थी, S2 पे जब ये बॉल मूव करती है तो एग्जैक्टली उतनी ही हाइट पे पहुंचती है जितनी हाइट से अगेन उसको रिलीज किया गया। फिर उन्होंने S2 सरफेस पे भी को भी हटा दिया। फिर उन्होंने तीसरी सरफेस पे देखा, S3 सरफेस पे, तो फिर से उनको यही चीज दिखा कि जितनी हाइट से रिलीज किया गया उतनी ही हाइट तक वो यहाँ पे भी पहुंची है, यहाँ पे भी पहुंची है और यहाँ पे भी पहुंची है। तीनों जगह पे हाइट सेम है। Irrespective of the distance, it is traveling on S1, S2 and S3। सरफेस से कोई डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है कि कितनी वो डिस्टेंस कवर कर रही है। समझ में आया गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या है? गैलीलियो ने क्या दिखाया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि जब हम इसको एक इंक्लाइंड सरफेस से रिलीज कर रहे हैं तो दूसरे सरफेस पे भी irrespective of the distance it is covering on surface S1, S2 and S3, it is achieving the same height. That means what the potential it was having at this point, it will achieve the same potential at S1, same potential at S2 एंड सेम पोटेंशियल एट एस। हाइट से उसको कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब उन्होंने चौथी एक्सपेरिमेंट में क्या करी, चौथी एक्टिविटी में उन्होंने क्या कर दिया कि इस इंक्लाइंड सरफेस को ये हटा, नीचे एक पॉलिश्ड सरफेस है। अब इस पॉलिश्ड सरफेस पे जब उन्होंने देखा तो दिस बॉल वाज कंटिन्यू टू बी मूविंग, कंटीन्यूअसली मूव कर रहा था। कब तक कंटीन्यूअसली ये मूव करेगा? अंटिल द हाइट इज अचीव्ड। मतलब एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on it to stop it। जब तक बाहर से उस पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो उसी मोशन से मूव करता है, ठीक है। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे गैलीलियो ने क्या बताया, एक्चुअली यहाँ पे जो उन्होंने प्रूव किया दैट वाज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बताया उन्होंने? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। जिस हाइट से वो रिलीज की गई, मतलब इस हाइट से रिलीज की गई, इसके इस हाइट पे कुछ तो एनर्जी होगा ना। जैसे हम मान लीजिए इस डस्टर को यहाँ पे पकड़ रहे हैं हाथ में, तो हमारे हाथ में यहाँ पे ये डस्टर कुछ तो एनर्जी है अभी, उसी एनर्जी के कारण तो ये नीचे आ रहा है ना। तो वो जब तक उसी सेम एनर्जी पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। किसी भी रिवर में जो वाटर की फ्लो होती है एक डायरेक्शन में, तो क्यों होती है? कोई भी रिवर की फ्लो कहां से होती है? माउंटेन से होती है ना। कोई भी रिवर की फ्लो देखो माउंटेन से होती है। माउंटेन्स में मींस इट इज हैविंग अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी, वो हाइट की जो एनर्जी है। अब आप इसी बॉल की जगह पे माउंटेन को जरा एज्यूम करके देखो कि यहाँ पे माउंटेन से पानी गिर रहा है, तो वो कब तक मूव करता रहेगा? सेम हाइट तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वो मूव करता रहेगा। इसलिए तो रिवर की फ्लोइंग होती है। रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा होता है उसके पीछे भी रीजन यही होता है। समझ में आया गैलीलियो एक्सपेरिमेंट? क्लियर है सबको? चलो अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो फिर मैं इसमें लिखा। मान्या आप आउट ऑफ टाउन हो या फिर यहीं पे हो? सर मैं यहीं पे हूँ। तो फिर आई क्यों नहीं क्लास में आज? सर मेरे को एक बार देखना था ऑनलाइन क्लास, मतलब कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास कैसे कर सकते? ऑनलाइन क्लास के कुछ सर्टेन रूल्स। रूल ये है कि आपको जब भी क्लास ऑनलाइन अटेंड करनी हो तो आपको कैमरा हमेशा ऑन रखना पड़े। क्योंकि आपके फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगली ऑनलाइन क्लास कभी भी अटेंड करेंगे इस चीज का ध्यान रखना हो। ओके सर। लिखा हो? लिखिए, इसमें ऑब्जर्वेशन में लिखें, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट हाइट अचीव्ड ऑन बोथ द साइड्स, हाइट अचीव्ड ऑन बोथ द साइड्स विल ऑलवेज रिमेन सेम irrespective of the distance covered, irrespective of the distance covered on either side, irrespective of the distance covered on either side। इसी में एक और पॉइंट लिखिए, if we remove the inclined surface on another side, we observe that this ball continues moving unless external force applied on it, unless external force applied on it to stop it। चलिए अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को हम लोग बोलते हैं गैलीलियोज लॉ। तो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियोज लॉ बोला। और ये लॉ है क्या? एन ऑब्जेक्ट मोशन और रेस्ट विल कंटिन्यू, एक मोशन, रेस्ट और
moving in any particular direction, specific direction, will continue that motion, that specific direction, unless and until an external unbalanced force applied on it, until and unless an unbalanced force is applied it. यहाँ से that हटा. An object in motion, rest or moving in any specific direction will continue motion, rest for that specific direction unless and until an external unbalanced force is applied on. तो ये है न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है सारे बच्चों को? कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर. नो सर. क्लियर है सारा? चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. कुछ कंफ्यूजन नहीं बच्चा मनो में? पक्का? इसके बाद गंदे मार्क्स आए तुमने? इस बार गंदे मार्क्स आए ना, तुम्हारा जो है एक ही टेस्ट को कम से कम 5 बार गंदे मार्क्स आए थे. इसी में तो एक में गंदा मार्क लेके आए. आयो में आए थे 16 ना तुम्हारे, फिजिक्स में 14 थे, केमिस्ट्री में 12 पॉइंट. चलो ओके. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एंड दैट इज मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं. मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है. और मोमेंटम का डेफिनेशन और फार्मूला एक ही है. डेफिनेशन भी वही है जो इसका फार्मूला है. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स मोमेंटम. ठीक है, यही डेफिनेशन भी है, यही फार्मूला है. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन. तो मोमेंटम का जो फार्मूला है वही इसका डेफिनेशन भी है. मास इन वेलोसिटी p इज इक्वल टू m इनटू v. बताइए मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर की वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी होगी. बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी. तो it is a vector quantity, means it will have fixed direction. और इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया मास इनटू वेलोसिटी. मास की SI यूनिट क्या होती है बताओ? वंश तुम बताओ, मास की SI यूनिट क्या होती है? आस्था तुम बताओ, मास की SI यूनिट kg. बिल्कुल सही, मास की SI यूनिट है kg. यस तुम बताओ, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होगी? मीटर. और डिस्टेंस की तो कैसे पास कर पाओगे? 9 लगता है तुम लोग 9 पास भी कर पाओगे? कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है. तुम बताओ मन में, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड. कंफ्यूजन लग रहा है? तुम बताओ तो पास कर पाओगे. हमारा वंश का तो डाउटफुल ही है कि 9 क्लास को 10 में भी पाओ. तो मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड. इसकी SI यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड. सेकंड ऊपर जाएगा तो इस पे -1 आ जाए. आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर kg मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो. जैसे मर्जी, तीनों में से कोई भी तरीका यूज करें, तीनों सही. चलिए तो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. मोमेंटम बस एक फार्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी. और इससे पहले हमने क्या क्या फार्मूला पढ़े हैं? सबसे पहला फार्मूला क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म स्पीड का. यूनिफॉर्म स्पीड का फार्मूला किसी को याद है? बोलो. डिस्टेंस अपॉन टाइम. दूसरा था एवरेज स्पीड का भी यही हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड का भी यही हो जाएगा. अब हम अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस at. एक्सीलरेशन यहीं से आ जाता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. इसी फार्मूला से आ जाता है ये भी. दूसरा फार्मूला था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तीसरा फार्मूला था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो इतनी फार्मूला हमने पिछली क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़े थे. अब यहाँ पे एक फार्मूला और ऐड हो गया है, p इज इक्वल टू m इनटू v. तो अब हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो इतने सारे फार्मूला पे बेस्ड है. नए नए फार्मूला जिसमें ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे नए नए फार्मूला जिसमें ऐड होते जाएंगे. अभी तक बेसिकली हमने इतने फार्मूला पढ़े. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स. लिखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखें. फाइंड द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फाइंड द मोमेंटम ऑफ an object of mass 50 kg, of mass 50 kg, moving with a velocity of 4 meter per second. Find the momentum of an object of mass 50 kg moving with velocity of 4 meter per second. तो इसका तो आंसर बहुत आसान है. मोमेंटम निकालनी है, मास गिवन है 50 kg और वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा मास इनटू वेलोसिटी. 50 इनटू 4, तो ये आ गया 200 kg मीटर पर सेकंड. ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. है ना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन. अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके चेक करवाओ. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, a bullet of mass 200 gram is fired with a velocity of 200 meter per second. Find momentum of bullet. Find momentum of bullet. चलो इसको सॉल्व करके चेक करवाना है आप लोगों को. सर आंसर आ गया. आप ऑनलाइन वाले बच्चे चैट में लिख करके भेजो. अब भैया सही आंसर आपका दिखा है. वेरी गुड. और किसी का
बोल क्यों नहीं? हो गया तो बोलेगा नहीं, हो गया मेरा। शिवेन सही है, वान्या गलत है। और घूमो अभी अभी, हाँ, घूमना अभी और घूम के आओ, 1-2 महीने और। मास इसका गिवन है 200 ग्राम, वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम निकालना है। तो तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो तो लिखा क्यों नहीं? क्या हुआ? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना नहीं आता? आता है, क्यों नहीं किया अभी तक? इतना टाइम लगता है कन्वर्ट करने में, कौन सी क्लास में ये कन्वर्जन सिखाया जाता है? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना कौन सी क्लास में सिखाया जाता है बताओ ना? फिफ्थ क्लास। तो तुम फिफ्थ के भी लायक नहीं हो, तो पहुंच गए नाइन्थ में बिना फिफ्थ के लायक हुए बिना। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास है 200 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा? डिवाइडेड बाय 1000। और वेलोसिटी यहाँ पे दे रखा है 200 मीटर पर सेकंड। 2 0 यहाँ का कैंसिल, 1 0 यहाँ का कैंसिल, मोमेंटम की वैल्यू आ गई 40 kg मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A car of mass 1500 kg is moving with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स मोमेंटम। हो गया, इनसे मल्टीप्लाई करो। भव्या सही है, वान्या सही है, करेक्ट किया तुमने। शिवेन सही है। चलो नियति, आके इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व। मोमेंटम का फॉर्मूला लिखाई। अच्छा, मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। कैपिटल P इज यूज्ड फॉर प्रेशर, ठीक है, कैपिटल P इज यूज्ड फॉर प्रेशर, स्मॉल p इज यूज्ड फॉर मोमेंटम। तुम्हारा छोटा है ना बेटा, टीचर को कैसे पता होगा कि वैसे कुछ चेक तुम करोगे कि तुम्हारे टीचर चेक करेंगे? नोटबुक पर समझ आ जाता है। तो बोर्ड पे नहीं समझ। आप लोग अगर ये इस तरह की गलती कर रहे हो तो उसको अभी से करेक्शन करना शुरू कर दो। जैसे स्मॉल v कैपिटल V, ठीक है, स्मॉल p कैपिटल V, स्मॉल n कैपिटल N, सबसे अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं पर भी आपने उल्टा कर दिया, जैसे यहाँ पे कैपिटल P लिख दिया आपने, मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज कैपिटल P इज यूज्ड फॉर प्रेशर, स्मॉल p इज यूज्ड फॉर मोमेंटम, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज का ध्यान रखना। कैपिटल N का अलग मतलब है, स्मॉल n का अलग मतलब है, कैपिटल V का अलग, कैपिटल V इज यूज्ड फॉर वॉल्यूम, स्मॉल v इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी, है ना, अलग अलग चीज में एप्लीकेशन होता है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा कैपिटल V और स्मॉल v एक जैसा लिखता है तो बताओ क्या होगा? पूरे मार्क्स कट जाएंगे उसके। इस सब बातों का ध्यान रखना। इतना आपको याद है, मैंने बताया था कि इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, बताया था ना। तो देखो कैपिटल और स्मॉल से कितना डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए जो है जब आप लिखोगे तो इस चीज का लिखते वक्त ध्यान रखना है। चलो ओके, तो आंसर आ गया 30,000 kg meter per second. Next question. Find the momentum of a bullet. Find the momentum of a bullet of mass 20 gram moving with a velocity of 400 meter per second. 400 meter per second. पास कॉम्पास है क्या इस वक्त? आंसर आ गया? क्या आंसर आया? 8 आया सबका। 8 इज द करेक्ट आंसर। भव्या, शिवेन, आन्या तुम्हारा क्या हुआ? वान्या आंसर यस कितना सर, आया? कर रही हूँ। यस, तुमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? चलो बोर्ड पे आके सॉल्व करो। फिर कैपिटल अभी समझाया था ना, कैपिटल पी से नहीं, ये स्मॉल पी है। अरे तुम ऐसे बनाते हो ना, दुनिया इसको स्मॉल पी के नाम से नहीं जानती, इसको जानती है जो अभी लिखा तुमने। ठीक, चल ध्यान रखा करो, इस सब चीजों का ध्यान नहीं रखोगे पूरे मार्क्स कट जाएंगे। एक छोटा सी गलती से पूरे के पूरे मार्क्स कट जाएंगे, क्या फायदा सही करते हुए? अगर आपको उसकी आदत बनी हुई है कैपिटल पी स्मॉल पी ऐसे लिखने की, तो प्रैक्टिस करो ना। अभी भी तो पेपर में टाइम है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मार्क्स कटेंगे। तो जब पता है इसमें मार्क्स कटेंगे तो अभी से प्रैक्टिस करो। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने नीचे से ऊपर थ्रो किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो करते हो, तो एक बात बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा? जीरो। मोमेंटम विल आल्सो बी जीरो। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया जाएगा एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, इसकी मोमेंटम क्या होगी? जीरो। क्यों होगी जीरो? क्योंकि वेलोसिटी जीरो। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से रिलीज करेंगे, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से रिलीज करें, रिलीज कर रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, इस पेन की कवर को हम ऊपर से रिलीज कर रहे हैं, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो एट इट्स हाईएस्ट स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट जब हमने रिलीज किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। मोमेंटम विल आल्सो बी जीरो। रिलीज्ड फ्रॉम certain height, when released from certain height, highest point पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो और मोमेंटम जीरो। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी इस कंडीशन में पूछो, जब ऊपर फेंका गया, ये पेन को हमने ऊपर की ओर फेंका, मैक्सिमम वेलोसिटी कब हो? जब थ्रो। मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब हमने इसको थ्रो, इस पॉइंट पे होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है तो क्या यहाँ पे मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा? क्योंकि मास तो सेम ही रहेगा ना, मास तो चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह से अब ये देखो, ऊपर से ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ये पेन ऊपर से गिर रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी कब होगी? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इस जगह पे होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। और मैक्सिमम वेलोसिटी होने के कारण यहाँ पे मोमेंटम विल
ऑल्सो बी मैक्सिमम। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो थ्रो करते वक्त मैक्सिमम मोमेंटम होता है, और जब ऊपर से रिलीज करते हैं तो कैच करते वक्त, हाथ में कैच करते वक्त उसका मोमेंटम मैक्सिमम। क्या ये पॉइंट क्लियर है सब? या इसमें से कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो बिल्कुल पूछो, नहीं पूछोगे तो मैं तो अगली क्लास में पूछूंगा ही, नहीं बताओगे तो फिर मैं सुनाऊंगा। इससे बढ़िया है, अभी पूछ लो, कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो, अगर समझ में आ गया तो लिख लो, फिर हो गया। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों जिनका हो गया लीव कर सकते हो, ऑफलाइन वाले बच्चों जिनको जाना हो जा सकते हो।